Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about complex sentence by using adverb clauses. स्टूडेंट्स, जैसा कि देखिए एडवर्ब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। यह जो है दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है तथा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा एडवर्ब क्लास होता है, एडवर्ब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है या दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है तथा यह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है, इसका मेन पॉइंट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे शी कैन नॉट सक्सीड अनलेस शी वर्क्स हार्ड। जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करती वह सफल नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पर सक्सीड जो है क्या है, वर्ब है। इस सक्सीड और यहाँ पर लिखा अनलेस शी वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करती। ये जो हमारा एडवर्ब क्लास है, ये क्या कर रहा है, ये जो है इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है, सक्सीड की विशेषता बतला रहा है। तो और दूसरी चीज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अनलेस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस अनलेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू है। इसकी दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब क्लास जो होता है यह वाक्य में जो है क्या करता है, यह वाक्य में किसी वर्ब से एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। दूसरी चीज, यह किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो इसमें जो अनलेस शी वर्क्स हार्ड जो है ये एडवर्ब क्लास है जो कि वर्ब सक्सीड की विशेषता बतला रहा है और यह अनलेस नामक जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे he eat so that he may live। वह खाता है ताकि वह रह सके, वह जीवित रह सके। अब देखिए so that he may live जो है आपका एडवर्ब क्लास है। ये जो है वर्ब जो है ईट की विशेषता बतला रहा है, वर्ब ईट की विशेषता बतला रहा है और so that नामक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से हम देखें जो एडवर्ब क्लास का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस, उद्देश्य, कंपैरिजन तुलना, कंट्रास्ट विरोध, रिजल्ट परिणाम व मैनर यानी तरीका के भाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए जैसे एडवर्ब क्लास में प्रयोग होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसमें कुछ कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग, इसको हम लोग देख लेते हैं। टाइम के लिए जो है व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन का मतलब यहाँ पर जब है। एज सुन एज ज्यों ही, एज सुन एज आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, टिल तक अनटिल जब तक थी ना, नो सूनर डाइड एज देन, इसका इस्तेमाल टाइम के लिए करेंगे। प्लेस के लिए वेर एवर जहां कहीं, वेर। रीजन के लिए बिकॉज का प्रयोग करेंगे, बिकॉज मैंने क्योंकि। सिंस का मतलब चूंकि। कंडीशन के लिए इफ का प्रयोग करेंगे, इफ माने यदि होता है। अनलेस जब तक कि नहीं। कंपैरिजन के लिए एज अफर्मेटिव सेंस में। और देन का मतलब होता है के अपेक्षा, कंपैरिजन के लिए भी होता है। सो डैश डैश एच ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। कंट्रास्ट का मतलब विरोध के लिए होता है। दो या आल्दो के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, या दो या आल्दो के साथ एट न लगाए तो कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसका मतलब होता है दो या दो का मतलब यद्यप होता है, और एट का मतलब होता है फिर भी, यद्यप फिर भी। पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य के लिए सो दैट या इन ऑर्डर दैट। सो दैट या इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि। इसके साथ मे या माइट का प्रयोग करते हैं, इसके साथ मे या माइट का प्रयोग करते हैं। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ शुड का प्रयोग होता है। रिजल्ट, रिजल्ट परिणाम के लिए। सो डैश डैश दैट का मतलब इतना की, ये जो है रिजल्ट के लिए होता है। मैनर, मैनर का मतलब तरीका, ढंग के लिए। एज, एज का मतलब होता है जिस तरीके से। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, इसके साथ वर का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग द्वारा, इसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है एडवांस क्लास की शुरुआत करेंगे इनके बाद। द थीफ saw the police, he ran away। अब इस सेंटेंस में देखिए, द थीफ saw the police, चोर ने जो है पुलिस को देखा, वह भाग गया। तो इसको हमें जो है सिंथेसिस के अंतर्गत इसको जोड़ना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। द थीफ saw the police, एज सुन एज का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। ज्यों ही, एज soon as soon as the thief saw the police, he ran away, he ran away। ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा, त्यों ही वह भाग गया। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया है। तो हम कह सकते हैं व्हेन का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। व्हेन द थीफ saw the police, he ran away, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, द thief ran away when he saw the police, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। when the thief, when the thief when the thief saw the police, he ran away। इस तरीके से हम बना सकते हैं। क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि द थीफ रैन अवे, ऐसे भी बना सकते हैं द थीफ रैन अवे when he saw the police, चोर भाग गया जब उसने, चोर भाग गया जब उसने पुलिस को देखा। नो सूनर का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो सूनर का भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं। इस तरीके से जो है एज सुन एज, व्हेन, नो सूनर का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। जैसे देखें, इस सेंटेंस को नो सूनर के आधार पर हम बनाएं। नो सूनर के प्रयोग से लिखेंगे, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द थीफ, नो सूनर डिड द थीफ। अब यहाँ ध्यान देना है, जहाँ डिड लगा है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। नो सूनर डिड द थीफ saw the police, अब यहाँ पर दैन लगता है इसके साथ,
then he ran away। इस तरीके से है। नो सूनर डिड द थीफ, यहाँ पर शी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। इस तरीके से होगा, यानी डिड लगता है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इस तरीके से इसको हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं टाइम का प्रयोग करके। अब जैसे लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट दे रीच द स्टेशन। ट्रेन जो है छूट चुकी थी, वे सब स्टेशन पहुंचे। अब इसको हमें बनाना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे reached the station। The train had left, ट्रेन जो है छूट चुकी थी। बिफोर दे रीच द स्टेशन, उन लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, बिफोर का इस्तेमाल करके यहाँ पर बना सकते हैं। महात्मा गांधी वेंट मेनी प्लेसेस, महात्मा गांधी बहुत जगह गए। ही वॉज वेलकम एवरीवेयर, उनका स्वागत हर जगह हुआ। अब इसको हम बना सकते हैं, ही वॉज वेलकम्ड मतलब महात्मा गांधी वॉज वेलकम्ड, यानी सकते हैं महात्मा गांधी वॉज वेलकम्ड, महात्मा गांधी वॉज वेलकम्ड wherever he went। महात्मा गांधी का स्वागत हुआ जहां कहीं वह गए। अब यहाँ पर where he went जो है आपका एडवर्ब क्लॉज है, जो कि वेलकम जो है वर्ब की विशेषता बतला रहा है। They went there, living was cheap there। वे वहां गए, लिविंग का मतलब जीवन, जीवन वहां सस्ता था। वे वहां गए जहां जीवन सस्ता था। They went where living was cheap। वे गए जहां जीवन सस्ता था। इसे देखिए, he was ill, he could not come to school। इसमें क्या है, कारण प्रकट हो रहा है, रीजन प्रकट हो रहा है। इस सेंटेंस में रीजन के लिए जो है बिकॉज का प्रयोग करते हैं। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। तो बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं हम, ही कुड नॉट come to school। He could not come to the school because he was ill। इस तरीके से हो गया, he could not come to school because he was ill। The tea is very hot, चाय बहुत गर्म है। I cannot drink it, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। तो इसको हम बना सकते हैं कि मैं इसे नहीं पी सकता, मैं चाय को नहीं पी सकता क्योंकि चाय बहुत गर्म है। यहाँ भी कारण प्रकट हो रहा है, तो हम लिखेंगे I cannot drink
I cannot drink the tea because it is very hot. It is very hot. इस तरीके से वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये जो है कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल होगे। अब इसमें देखिए, इसमें कंडीशन प्रकट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। वर्क हार्ड में जो है यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस से यू छिपा हुआ है, यानी यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल होगे। इसमें यहाँ पर हम जो है शर्त प्रकट हो रहा है, इफ का प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, you will get success. If you work hard, you will get success. यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे, तुम सफल होगे। वर्क डे एंड नाइट, इसी तरीके से यहाँ भी इम्परेटिव सेंटेंस से यू छिपा हुआ है। वर्क डे एंड नाइट, रात दिन मेहनत करो, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। ये भी इसी तरीके से इसमें भी कंडीशन प्रकट हो रहा है, शर्त प्रकट हो रहा है। तो यहाँ भी हम इफ का प्रयोग करें। इफ यू वर्क डे एंड नाइट, इफ यू वर्क डे एंड नाइट, you will pass the examination. इस तरीके से हो गया। तो ये तुम रात दिन जो है परिश्रम करोगे, तुम परीक्षा में पास हो। ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। हिज सिस्टर इज इक्वली इंटेलिजेंट, उसकी बहन जो है इक्वली बराबर रूप से बुद्धिमान, यानी दोनों जो है दोनों बुद्धिमान है बराबर रूप से, दोनों की तुलना की गई है, दोनों की बराबरी में तुलना की गई है। तो आप लिख सकते हैं ही इज, कंपेरिजन किया गया है, कंपेरिजन में एज एज सो एज का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग करते हैं। ही इज एज इंटेलिजेंट, एज his sister, इस तरीके से। राम इज मोर इंटेलिजेंट, लिखा है राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम जो है अधिक बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान। यहाँ पर जो है इसको हम निगेटिव सेंटेंस के रूप में करके सो एज का प्रयोग करें तो लिख सकते हैं आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, I am not so intelligent. I am not so intelligent as Ram. मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि राम। और तो ये राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम अधिक बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ। इसको इस तरीके से बनाया जाए सो एज का प्रयोग करके। अगर निगेटिव है तो सो एज का प्रयोग किया करिए। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। इस देखिए सेंटेंस में ही इज रिच, वह धनी है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। दोनों सेंटेंस के बीच में कंट्रास्ट है, विरोध हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। तो विरोध प्रकट करने के लिए आल्दो के साथ, आल्दो या दो के साथ एड का प्रयोग करते हैं, या आल्दो के साथ या दो के साथ अगर एड नहीं लगाना है तो कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे आल्दो, आल्दो का मतलब यद्यप होता है। आल्दो ही इज रिच,
एट इज नॉट हैप्पी, इज नॉट हैप्पी। यद्यपि वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, THOUGH, दो ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, although he is rich, he is rich, comma, he is not happy। इस तरह भी लिख सकते हैं, दो he is rich, comma, he is not happy। इस तरीके से है, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका कंट्रास्ट कैसे का, आल्दो के साथ एट लगाइए या आल्दो या दो के साथ कामा भी लगा सकते हैं। ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, और परीक्षा में असफल हुआ। यानी वह कठिन परिश्रम किया फिर भी परीक्षा में फेल हो गया। यहाँ पर विरोध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ भी आल्दो के साथ एट का प्रयोग करें। आल्दो he worked hard, कामा लगा सकते हैं या एट लगा सकते हैं। एट he failed in the examination, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया फिर भी वह परीक्षा में असफल हो गया। यहाँ पर दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, दो he worked hard, at he failed in the examination, he is very old, he cannot run। he is very old, वह जो है बहुत क्या है, वो बहुत वृद्ध है, वो बहुत बूढ़ा है। he cannot run, वह दौड़ नहीं सकता। यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेंटेंस आया हुआ है। सेंटेंस को हम यहाँ पर हम किसका प्रयोग करें, he is, आपको रिजल्ट बता रहा है ना, वह जो है बहुत बूढ़ा है। he cannot run, तो आप लिखेंगे he is so old, he is so old that, वो इतना बूढ़ा है कि he cannot run। ठीक है, वो इतना बूढ़ा है। यहाँ वेरी की जगह सो लगा दीजिए, सो, और यहाँ पर बीच में यहाँ सेंटेंस के शुरुआत में दैट लगा दीजिए। वो इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी वेरी आया हुआ है, वेरी की जगह पे आप सो लिख दीजिए, और इस सेंटेंस के शुरुआत में यह निगेटिव सेंटेंस है। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, वो बहुत मोटा है, इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता। यहाँ पे रिजल्ट परिणाम बता रहा है, इसके लिए हमने बताया है कि सो डैश डैश दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इज सो फैट, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन फास्ट। वो इतना मोटी है कि सी कैन नॉट रन फास्ट,
और तेज नहीं दौड़ सकती। तो इस तरीके से जो है इसको हमने देखा। देखिए इसमें रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, रवि कठिन परिश्रम किया, वह जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहता था। अब देखिए इसमें ये क्या है, रवि कठिन परिश्रम किया, वह अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहता था, यानी उसका उद्देश्य प्रकट हो रहा है यहाँ पर, पर्पज, उद्देश्य, पर्पज प्रकट हो रहा है, उद्देश्य। तो आप लिख सकते हैं रवि वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर पर्पज या उद्देश्य, पर्पज या उद्देश्य प्रकट करने के लिए शो दैट का इस्तेमाल करते हैं। शो दैट, ताकि ही, अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वहां पर माइट का प्रयोग होगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में है और कहा सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। यहाँ वांटेड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो गया, ताकि वो अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अन्यथा यू विल फॉल, अन्यथा तुम गिर पाओगे, अन्यथा तुम गिर जाओगे। अब यहाँ पर हम करें वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट, लेस्ट यू शुड फॉल। इसका मतलब है वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ। लेस्ट के साथ जो है शुड का प्रयोग करते हैं, यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी जो है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। ही सीम्ड टू बी अ फॉरेनर, फॉरेनर विदेशी, वह जो है विदेशी प्रतीत होता था, वह जो है धारा प्रवाह फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता था। ही सीम्ड टू बी अ फॉरेनर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए माइनर प्रकट हो रहा है, माइनर, इसलिए यहाँ पर एज इफ का भी इस्तेमाल करें। वह ऐसे अंग्रेजी बोला कि जैसे कि मानो कि वह विदेशी हो। तो लिख सकते हैं ही स्पोक इंग्लिश, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, स्पोक इंग्लिश एज, he spoke English as if he were a foreigner, वैसा अंग्रेजी बोलता था जैसे कि वह विदेशी हो। You have welcomed me in a certain way, तुमने तुमने जो है मेरा स्वागत किया एक निश्चित ढंग से। I will welcome you, मैं आपका स्वागत करूंगा इन द सेम वे, उसी तरीके से। अब देखिए यहाँ भी मैनर प्रकट हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं I will welcome you, I will welcome you, I will welcome you as you have welcomed me, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा जैसे कि तुमने मेरा स्वागत किया है। यहाँ पर माइनर प्रकट हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है, माइनर। तो माइनर प्रकट करने के लिए एज का इस्तेमाल करते हैं। आई विल वेलकम यू, आई विल वेलकम यू एज यू हैव वेलकम मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो विद्यार्थी, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है इसका लाभ ले सके। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।